तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। कहानी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं, दोनों घूमने का मूड बनाते हैं और बाइक लेके निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने पर दोनों गिर जाते हैं। गिरने पर क्या होती है, वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कुछ लोग उनको खड़े करते हैं और पूछते हैं कि भाई लगी की? तो वो बोलते हैं कुछ नहीं, नॉर्मल चोट आई है। तो उनको क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल में भेजा जाता है। हॉस्पिटल में क्या होता है, प्राथमिक उपचार के बाद में डॉक्टर क्या करते हैं, उसको कुछ टेस्ट लिखते हैं, जिनमें एक अक्सरा होता है, कुछ ब्लड की टेस्ट होते हैं। अक्सरा की रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर कुछ भी फूट टूट नहीं आती है, बिल्कुल नॉर्मल आता है। 5 मिनट बाद में रिपोर्ट आती है ब्लीडिंग टाइम की और क्लॉटिंग टाइम। दोनों रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल होती है। डॉक्टर बोलते हैं अब आप जा सकते। दोनों दोस्तों के मन में यह प्रश्न आया कि ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम इस एक्सीडेंट से क्या रिलेशन। तब डॉक्टर साहब बताते हैं कि अंदर की चोट के लिए अगर कोई क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो और अगर ब्लड नहीं रुका तो यह बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं लेके आता हूं आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। और इसी कड़ी में आज की वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम, वो भी ट्रिक के साथ। तो शुरू करते हैं बिना देरी के हुए आज का अपना टॉपिक, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग। तो वह उसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हम क्या करेंगे, लेंसेट की सहायता से 1 mm का एक प्रिक करेंगे, उसी के साथ टाइमर को शुरू कर देंगे और अपना जो फिल्टर पेपर है उस पर उसका एक ड्रॉप ले लेंगे। ये प्रोसेस हर 30 सेकंड से करना है, यानी प्रत्येक 30 सेकंड बाद में एक ड्रॉप है वो फिल्टर पेपर के ऊपर लेना है। और ये प्रोसीजर है ना तब तक दोहराना है जब तक ब्लड आना बंद ना हो जाए, ठीक है। यानी एक के बाद एक ड्रॉप अपने लेते जाएंगे। ड्रॉप लगाया, टाइमर को चालू कर दिया, फिर 30 सेकंड के बाद में फिर यहाँ पर एक ड्रॉप लिया, फिर 30 सेकंड के बाद में फिर 30 सेकंड है, प्रत्येक 30 सेकंड के बाद में इसको लेते जाएंगे। तो यानी मान लो 5 है तो क्या हो गया, 30, 60, 90, 120 और 150 सेकंड। 150 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट 30 सेकंड। तो यहाँ पर आते अगर ये ब्लड आना बंद हो गया तो इसका मतलब अपना जो बीटी है वो 2 मिनट और 30 सेकंड हो गया। 150 सेकंड का मतलब हो गया 150 को आप 60 से भाग देंगे तो 2 मिनट और 30 सेकंड आएगा। तो ये टाइम इसका बीटी का प्रोसीजर है, बिल्कुल ईजी है। मतलब फिल्टर पेपर के ऊपर क्या करना है आपको, हर 30 सेकंड से एक एक ड्रॉप लेना है और तब तक लेना है जब तक ब्लड आता जाए। जैसे ही ब्लड आना बंद हो वहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे और ये टाइम को काउंट कर लेंगे। तो बच्चों अभी आपने देखा लैब के अंदर ब्लीडिंग टाइम कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसका टाइम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसके बारे में जाना। अब देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इसकी परिभाषा, ये टेस्ट क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में सिंपल 2-4 लाइनें लिखनी होती है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले देखेंगे ब्लीडिंग टाइम बीटी। बीटी वह समय होता है जो शरीर में रक्त बहना बंद होने लगता है। यानी बीटी क्या हो गया, अपने कहीं चोट लगी, ब्लड आ रहा है, खून निकल रहा है, वो लगने से लेके जब तक खून रुकता है, जितना टाइम लेता है खून रुकने को, उसको बोलते हैं हमने ब्लीडिंग टाइम। यानी आपकी चोट लगी, कुछ देर बाद में ब्लड आना रुक जाएगा, जो ये टाइम लगा उसको ब्लड रोकने में, क्लोटिंग होने में, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम। अब ये टेस्ट क्यों लगाते हैं, तो ये टेस्ट लगाते हैं एक तो वस्कुलर डिफेक्ट। वस्कुलर डिफेक्ट का मतलब हो गया जो ब्लड वेन्स है, आर्टरी और वेन, यानी खून को लाने और ले जाने वाली जो वाहिनियां हैं, नलिकाएं हैं, उनमें कोई डिफेक्ट है उसको जानने के लिए। और प्लेटलेट डिसऑर्डर, जो ब्लड के अंदर एक सेल्स होती है प्लेटलेट, उसमें कोई डिसऑर्डर हो उसको जानने के लिए टेस्ट लगाया जाता है। तो इसमें लिखा यह है परीक्षण शरीर में रक्त वाहिकाओं और प्लेटलेट की कार्य क्षमता की जांच करने के लिए किया जाता है। यानी वो सक्षम है नहीं इस काम करने के लिए, जिससे यह पता चलता है कि चोट या कट के बाद रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है। यानी इसकी वजह से वस्कुलर डिफेक्ट और प्लेटलेट की वजह से इसका टाइम बढ़ जाता है और इसी को चेक करने के लिए टेस्ट लगाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। दूसरा है ब्लीडिंग टाइम का किस मेथड से करते हैं, तो इसका मुख्य जो मेथड है वो होता है ड्यूक मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूक मेथड। सैंपल कौन सा लेता है, सैंपल देखो या तो ईयर लोब, ये दो कान है, यहाँ से लेते हैं, या फिर डायरेक्ट फिंगर से, ठीक है। ईडीटी ऑयल से नहीं लेते हैं। इसमें क्यों नहीं लेते हैं, कि उसमें एंटीकोगुलेंट मिला हुआ था, वो कभी थका जमेगा नहीं उसमें, ठीक है। तो डायरेक्ट फिंगरप्रिंट लेते हैं इसमें, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपका सैंपल मेथड और इंट्रोडक्शन। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है कि एक छोटे और सतही चीरे के बाद त्वचा से बहने वाला रक्त को मापा जाता है कि उस थक्के को बनने में और रक्तस्राव बंद होने में कितना समय लगता है, ये चीज़ इसमें नोट की जाती है। इस विधि में ईयरलोब या फिंगर टिप्स पर एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है और समय को तब तक रिकॉर्ड किया जाता है जब तक रक्तस्राव बंद न हो जाए। यानी एक चीरा लगाया जाता है और उसमें यह नोट किया जाता है कि ब्लड आना बंद कब होता है, कितनी देर तक ब्लड आता रहता है, उस टाइम को नोट किया जाता है। और ये परीक्षण प्लेटलेट्स की कार्य क्षमता और वाहिकाओं की अखंडता के मूल्यांकन में सहायक होती है। यानी वस्कुलर जो डिफेक्ट होता है
वस्कुलर ब्लड सिस्टम है अपना, वेन्स और आर्टरी, उनको चेक करते हैं और प्लेटलेट के बारे में जानकारी देते हैं। तो अब देखो रिक्वायरमेंट में आप क्या लिखोगे, कॉटन स्वाब बोल सकते हो। कॉटन स्वाब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कॉटन लेते हैं उसको स्प्रिट में भिगो लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्प्रिट, उसको कॉटन से इसको भिगो लेते हैं। दूसरा है लेंसेट, ये प्रिक करने के लिए चाहिए। तीसरा है फिल्टर पेपर जिसके ऊपर अपन ब्लड की ड्रॉप्स लगाते हैं। चौथा है स्टॉप वॉच, इससे अपन टाइम नोट करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट होगी। अब है प्रोसीजर, बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इंग्लिश में लिखा है और आपको हिंदी में समझना है तो हिंदी में भी वो की वही लाइन दे रखी है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी देख सकते हो। कान की लोब या उंगली के ऊपर स्प्रिट वाले कॉटन को साफ करेंगे, यानी आप स्प्रिट से जो आपने स्वेब बनाया उसको क्या है, कान या कान की लोब से लेते हो तब तो वो ठीक है, या उंगली से लेते हो तो उसको स्प्रिट जो स्वेब बनाया स्प्रिट से उससे उसको अच्छी तरह से साफ करना है। सूखने देंगे, उसको सुखाने के मतलब कुछ सेकंड लगेंगे, वो सूख जाएगा। उसके बाद में लेंसशेड का उपयोग करके कान की लौब या उंगली पर लगभग 1 mm की गहराई का छोटा सा चीरा लगाएंगे, यानी इसको प्रिक कर देंगे। प्रिक करने के बाद में क्या होगा, उसी टाइम अपने स्टॉप वॉच को चालू कर देंगे, यानी स्टॉप वॉच है अपने पास, घड़ी है या मोबाइल है, उसमें टाइम रिकॉर्ड करेंगे। सुनिश्चित करिए कि रक्त बिना कान की लौब या उंगली को दबाए ही बहता रहे, स्वतः बहता रहे, उसको जबरदस्ती दबा के नहीं निकाल। अगला स्टेप है 30 सेकंड के बाद रक्त की एक बूंद को फिल्टर पेपर के एक कोने पर इकट्ठा करें, यानी प्रत्येक 30-30 सेकंड से एक फिल्टर पेपर पर कंटिन्यू लेते रहना है, तब तक दोहराना है जब तक ब्लड रुकता नहीं है, ठीक है। रक्त स्राव बंद हो जाए तो स्टॉप वॉच को बंद करें और समय नोट करें। ये छोटी सी चीज़ें इसमें आपको अंदर लिखनी है। ये कि ये सेम की सेम चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है। देखो क्या करना है, फिल्टर पेपर आता है इस तरह से। अब क्या करना है आपको, जैसे आपने प्रिक किया, ब्लड आया, उसको यहाँ पर लगा दिया। ये लगाने के बाद में 30 सेकंड बाद में यहाँ लगाएंगे, फिर अगली 30 सेकंड बाद में यहाँ लगाएंगे, अगली 30 सेकंड के बाद में यहाँ लगाएंगे, और लास्ट में आते आते इस तरह से बिल्कुल हल्का हल्का होता जाएगा और बिल्कुल बंद हो जाएगा। जहाँ ये रुकेगा यहाँ पर इसका टाइम नोट कर लिए जाएंगे, यानी ये 30 सेकंड है, यहाँ पर 60 हो गई, यहाँ पर 90 हो गई, 120, 150 सेकंड। तो इस तरह से आप जोड़ते जाएंगे तो आपके पास जहाँ रुकेगा उसमें मिनट में चेंज करके 60 का भाग देके, या आप डायरेक्ट सेकंडों में लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। बाकी अच्छा रहेगा कि आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। मान लो यहाँ 150 पर आ गई तो ये 2 मिनट हो गई 120 की, 60 120, और 30 सेकंड पर बच गया आधे मिनट, वो तो 2.5 मिनट हो गई। तो ये इसका स्टैंडर्ड टाइम हो गया। अब इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या आती है, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में अगर ये रक्त आना बंद हो जाए, क्लॉट जम जाए तो ये नॉर्मल है, और यहाँ से अगर बढ़ती है तो ये फिर कुछ न कुछ डिफेक्ट है इसमें, ठीक है। ये इसमें नोट किया। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये क्या करता है, देखो अपन क्या वस्कुलर डिफेक्ट के बारे में बताता है और प्लेटलेट डिसऑर्डर के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें दे रखी है, एक तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें क्या प्लेटलेट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। दूसरा है वॉन विल्बर्ट डिजीज, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट नॉर्मल रहती है, ये वस्कुलर डिफेक्ट की वजह से क्लॉट नहीं हो पाता है। तो ये दो डिजीज है, ये याद रखना है, ये वस्कुलर डिफेक्ट का है, पहले वाला प्लेटलेट का है। तो सबसे पहले देखेंगे सिटी कहते किसे हैं, क्लॉटिंग टाइम होता क्या है। तो क्लॉटिंग टाइम की एक सिंपल सी परिभाषा है, क्लॉटिंग टाइम टेस्ट एक मेडिकल टेस्ट है जिसका उद्देश्य ये मापना होता है कि खून में कोगुलेशन में कितना समय लगता है। यानी ये क्या है, मेडिकल टेस्ट है, लैब टेस्ट है, जिसके अंदर ब्लड के अंदर जो कोगुलेशन बनता है, इस कोगुलेशन को बनने में कितना टाइम लगता है उसको नोट किया जाता है। इसी को कहते हैं अपन सिटी क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। ये होगी इसकी परिभाषा। अब क्वेश्चन आता है कि क्लॉटिंग टाइम टेस्ट है वो कब किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो डॉक्टर इस टेस्ट को कब लिखेगा, यानी डॉक्टर इस टेस्ट को किस कंडीशन के अंदर लिखेगा। तो सबसे पहला कंडीशन होता है अत्यधिक ब्लीडिंग, यानी किसी पेशेंट के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या तो वो चोट लगने की वजह से हो रही है, या फिर किसी का नक्सीर आ रही है, या किसी को चोट लगने के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो डॉक्टर इसको लिख। दूसरा, किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखना हो, यानी किसी पेशेंट के कहीं ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए डॉक्टर लिखता है। जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हीमोफीलिया हो गया, वॉन विलेब्रांड डिजीज हो गई, ये चीजें चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, बीटी करते हैं, ब्लीडिंग टाइम। इसके अलावा जब भी कोई डॉक्टर सर्जरी करता है, किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है, तो ये बीटी और सीटी करवाई जाती है, ताकि ये चेक हो सके कि उसका जो ब्लड है वो रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, क्लॉट जम रहा है जम नहीं जम रहा है, कहीं डिसऑर्डर तो नहीं है, ऐसा हीमोफीलिया वगैरह तो नहीं है। अगर कट लगाने के बाद में ब्लड नहीं रुका तो पेशेंट सीरियस हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा डॉक्टर उनका भी टेस्ट लिखते हैं जिनके खून पतला होने की दवाएं चल रही हो। क्लॉटिंग टाइम है या ब्लीडिंग टाइम है, इसका इतिहास लिया जाता है, यानी किसी पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है और उसके खानदान में मम्मी पापा या दादाजी के किसी की इस तरह की वो प्रॉब्लम है
होती है या होती, उस पेशेंट के भी BTCT लिखी जाती है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, क्लॉटिंग टाइम टेस्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, यानी इसकी परिभाषा किसे बोलते हैं और ये किस किस पेशेंट को लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आता है इसका प्रिंसिपल। देखो क्लॉटिंग टाइम टेस्ट है, उसका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि हमारे शरीर के अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है जैसे फाइब्रोनोजिन वगैरह, ये प्रॉपर काम कर रही है नहीं है, और प्रॉपर काम करके फाइब्रिन स्ट्रिंग बना रही है कि नहीं बना रही है, इसको चेक करने के लिए ये टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, उसको सिंपल भाषा में लिख रखा है, आप देख। इसके अलावा इसका सैंपल, यानी इस टेस्ट को लगाने के लिए आप कौन सा सैंपल लोगे, पेशेंट से कहाँ से लोगे, तो इसका सबसे बेस्ट होता है फिंगर पंक्चर, ये सब बेस्ट होता है। इसके अलावा अपन ईयर लोब से भी ले सकते हैं और कैपिलरी ब्लड से भी ले सकते हैं। कैपिलरी ब्लड के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लड में एंटीकोगुलेंट मिला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सबसे बेस्ट होता है फिंगर पंक्चर, फिंगर पंचर करके जो अपन सैंपल लेते हैं, ये सबसे बेस्ट होता है। अब मेथड, क्लॉटिंग टाइम का जो मेथड है वो करते हैं अपन कैपिलरी मेथड से। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कैपिलरी मेथड। ये नॉर्मल भी होता है, कहीं भी उपलब्ध भी हो जाता है, नॉर्मल बहुत ईजी होता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 2 से 8 मिनट, यानी किसी पेशेंट के क्लॉट बनने में 2 से 8 मिनट लग रही है, इसका मतलब इसमें कोई डिजीज नहीं है, इस तरह की कोई डिसऑर्डर नहीं है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, ये इसमें कंफर्म कर। इसके बाद में इसमें रिक्वायरमेंट, देखो आपको इस टेस्ट को लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो नोट करनी होती है। तो इसमें कॉटन होगी मेन, सब में होती है वो। इसके अलावा आपको स्पिरिट लेनी है, लेंसेट लेना है प्रिक करने के लिए, कैपिलरी ट्यूब लेनी है, स्टॉप वॉच लेनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको लेनी है। ठीक है, अब इसका देखो सिंपल सी प्रोसीजर है, पहले अपन डायग्राम में देख लेते हैं इसका प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर को देखने से पहले एक बार मोटा मोटा इस डायग्राम से अपन समझ लेते हैं प्रोसीजर क्या होता है इसका। देखो इस प्रोसीजर के लिए सबसे पहले क्या आता है, अपन स्पिरिट लेते हैं और कॉटन को उसमें भिगो लेते हैं, कॉटन स्वैब बनाते हैं, उसको अंगुली को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। उसके बाद में लेंसेट लेते हैं और लेंसेट से फिंगर को प्रिक करते हैं और उसका जो पेस्ट ड्रॉप है वो उस कॉटन से साफ कर लेते हैं। उसके बाद में जो अपने पास कैपिलरी ट्यूब होती है, इसका 2/3 पार्ट यानी लगभग 66% पार्ट है, वो उसको फिलअप कर लेते हैं ब्लड। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें बबल्स नहीं रहने चाहिए, यानी कंटिन्यू रहना चाहिए, इसमें बबल्स नहीं आने चाहिए। जैसे अपन इसको लेंगे और स्टॉप वॉच है वो शुरू कर देंगे, टाइम स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, लगभग 2 मिनट का अपन इंतजार करेंगे। 2 मिनट बाद में जिस साइड में ब्लड फिलअप है उस साइड से 1 सेंटीमीटर के लमसम इस कैपिलरी ट्यूब को ब्रोकन करेंगे, तोड़ेंगे, और इसमें देखेंगे कि इसके अंदर क्लॉट का जो थक्का है वो जमा कि नहीं जमा, स्ट्रिंग देखेंगे, स्ट्रिंग बना कि नहीं बना। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हो गया। उसके बाद में प्रत्येक 30 सेकंड बाद में, ठीक है, प्रत्येक 30 सेकंड के बाद में 1 सेंटीमीटर इसको तोड़ते जाएंगे और उसमें जो फाइबर का जो थक्का जमता है वो देखते जाएंगे। ठीक है, जैसे ही इसमें आपको थक्का जमता हुआ दिखाई देगा, स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे और वो टाइम नोट कर लेंगे। इसमें जो स्ट्रिंग बनती है, क्लॉट स्ट्रिंग बनती है, वो इस टाइप से बनती है, यानी एकदम थक्का सा बनेगा, डोरा सा बन जाएगा अंदर। ठीक है, ये सिंपल सी प्रोसीजर है इसका। ठीक है, और ये जहाँ पर बनेगा वहाँ पर इस टाइम को नोट कर ले। अब इसी प्रोसीजर को देखो कैसे लिखना है। हम एक रुई का टुकड़ा लेंगे, 17% अल्कोहल स्पिरिट में भिगो लेंगे और इसके क्या बनाएंगे, स्वेब बना लेंगे। स्वेब बनाने के बाद अंगुली को साफ करेंगे, साफ करने के बाद में एक लेंस शीट लेंगे, लेंस शीट से 1 mm गहरा घाव करेंगे और घाव करते ही स्टॉप वॉच चालू कर देंगे। उसके बाद में अपना उसकी जो फर्स्ट बूंद है वो हटा देंगे यहाँ से, और हटाने के बाद में कैपिलरी ट्यूब के अंदर 2/3 तक ब्लड ले लेंगे, यानी ये कैपिलरी ब्लड है, इसका 2/3 पार्ट यहाँ तक का लगभग। ठीक है, 66% फिलअप कर लेंगे। उसके बाद में पहले 2 मिनट इंतजार करेंगे, 2 मिनट बाद में प्रत्येक आधी मिनट या 30 सेकंड बोल सकते हैं, उसको तोड़ते जाएंगे, जहाँ फाइबर स्ट्रिंग आएगा वहीं स्टॉप कर देंगे और उसका जो टाइम है वो नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रोसीजर है, इसी को अपन इंग्लिश में दे रखा है। देखो इस प्रोसीजर को 3 टाइप में हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है, और इसके अलावा चार्ट के द्वारा भी समझा रखा है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखाना। अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी किस कंडीशन में करते हैं, तो अपने ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने के लिए, सर्जरी से पहले, और प्लेटलेट फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है उसको चेक करने के लिए टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर मेनली हीमोफीलिया वगैरह है वो चेक करते हैं। तो आज का अपने यह था छोटा सा टॉपिक, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।